नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एलएचबी कोच के फिएट बोगी के परीक्षण के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बफर की ऊंचाई को नाप ले। खाली कोच में यह अधिकतम 1105 mm तथा न्यूनतम 1090 mm होनी चाहिए। उसके बाद बफर केसिंग एवं प्लंजर को चेक कर ले, कहीं कोई क्रैक तो नहीं है। साथ ही बफर फेस प्लेट भी चेक कर ले, कहीं कोई रिविट ढीली तो नहीं है। इसके बाद हम बफर के नट बोल्ट चेक करेंगे। यदि कोई नट बोल्ट ढीला पाया जाता है तो उसे हम नए नायलॉक नट के साथ बदल देंगे। बफर में लगने वाले नट बोल्ट की साइज होती है M24/90 mm तथा इसके नट को 590 न्यूटन मीटर से टॉर्क किया जाता है। इसके बाद हम सीबीसी का परीक्षण करेंगे। सीबीसी के मुख्य भाग इस प्रकार है: 1 नंबर कपलर बॉडी, 2 नंबर नक्कल, 3 नंबर लॉक पीस, 4 नंबर नक्कल थ्रोअर, 5 नंबर रोटरी लॉक लिफ्टर, 6 नंबर शैंक वेयर प्लेट जो कि सीबीसी के बॉडी के नीचे वेल्डेड होती है, 7 नंबर साइलेंट ब्लॉक, 8 नंबर स्प्लिट पिन पिवोट पिन के लिए जो कि नकल में लगती है, 9 नंबर पिवोट पिन नकल के लिए, 10 नंबर सपोर्ट पिन नकल के पिन के नीचे लगती है और 11 नंबर स्प्लिट पिन जो सपोर्ट पिन में लगती है। सीबीसी के मैनुअल अनकपलिंग लीवर हैंडल को चेक करें तथा इसके नट बोल्ट चेक कर ले। इसमें लगने वाले बोल्ट M16/50 mm के होते हैं तथा इसमें टॉर्क 170 न्यूटन मीटर का होता है। अनकपलिंग लीवर का ब्रैकेट जो कोच के साथ जुड़ा होता है, इसमें लगने वाला बोल्ट M12/50 का होता है तथा इसमें टॉर्क 70 न्यूटन मीटर का होता है। अनकपलिंग लीवर को उठाकर सीबीसी खोल कर देखिए। अनकपलिंग लीवर द्वारा खोलने पर नकल आसानी से खुल जाना चाहिए। अब पुनः नकल को बंद करके देखिए, लॉक इत्यादि गिर जाना चाहिए। टेलटेल रेसेस का छिद्र आर पार दिखाई देना चाहिए। सीबीसी के निरीक्षण एवं परीक्षण के 5 मूल मंत्र: पहला, टेलटेल रेसेस क्लियर होना चाहिए। दूसरा, रोटरी लॉक लिफ्टर की सेकेंडरी एंटी क्रिप रिब सीधी होनी चाहिए। तीसरा, मैनुअल अनकपलिंग लीवर हैंडल अपने स्लॉट में बैठ जाना चाहिए। चौथा, नकल बंद परिस्थिति में नकल का सामने का चपटा भाग सीबीसी की बॉडी के अंदर के चपटे भाग के समतल होना चाहिए। तथा पांचवा, सीबीसी के अंदरूनी भागों में कहीं भी तेल, ग्रीस इत्यादि का उपयोग ना करें। सीबीसी का एंटी क्रिप चेक करने के लिए एक पेचकस से लॉक उठाएं तथा दूसरे से रोटरी लॉक लिफ्टर को अंदर की ओर दबाएं। टॉगल के सामने का किनारा नकल के पीछे के किनारे से कम 4 mm से ज़्यादा दूर होना चाहिए। अगर यह 4 mm से कम हो तो एंटी क्रिप अस्वीकार्य है। अब हम सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस को चेक करेंगे। सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस में 4 स्प्रिंग लगे होते हैं। इन्हें चेक करें कहीं ये टूटे तो नहीं है। साथ ही स्प्रिंग में लगे हुए बोल्ट को चेक करेंगे। यदि कोई स्प्रिंग या बोल्ट टूटा हुआ पाया जाता है तो उसकी मरम्मत कराना ज़रूरी है। सपोर्टिंग डिवाइस के स्प्रिंग के बोल्ट की लंबाई M16/125 mm होती है। सपोर्टिंग डिवाइस को हेडस्टॉक के साथ जोड़ने वाले बोल्ट को चेक करें, कहीं ये ढीले तो नहीं है। यदि कोई बोल्ट ढीला पाया जाता है तो इसे टॉर्क करना ज़रूरी है। इस बोल्ट की साइज है M20/50 mm, जिसे 450 ± 50 न्यूटन मीटर से टॉर्क किया जाता है। इसके बाद हेडस्टॉक की पूरी वेल्डिंग चेक करें। कपलर के पॉकेट में सामने की तरफ से झांक कर देखें कि सेंट्रल पिन जिससे ड्राफ्ट गियर एवं शैंक जुड़ते हैं, साथ ही साइलेंट ब्लॉक अपनी सही जगह पर है या नहीं। यदि पिन या साइलेंट ब्लॉक ऊपर या नीचे की तरफ खिसके हुए या घिसे हुए दिखाई देते हैं तो इसकी बारीकी से जांच करें एवं कोच को सिक करें। साथ ही ड्राफ्ट गियर के फ्रंट फोक को भी चेक करें। कपलर बॉडी से ड्राफ्ट गियर के फ्रंट फोक पर घिसाव होती है। यह घिसाव 2 से 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा है तो उसे सर्विस में ना चलाएं। पिटलाइन में परीक्षण करते समय सबसे पहले इनर हेडस्टॉक की सारी वेल्डिंगों को चेक करें, कहीं कोई वेल्डिंग क्रैक तो नहीं है।
उसके बाद CDTS रिटेंशन टैंक के नट बोल्ट चेक करें, साथ ही जो ब्रैकेट वेल्डिंग किया है उसकी वेल्डिंग भी चेक करें। यह CBC एवं ड्राफ्ट गियर की बेस प्लेट है, इनके नट बोल्ट चेक कर ले। यदि कोई नट बोल्ट ढीला पाया जाता है तो उसे नए नट के साथ बदल दें। बेस प्लेट में लगने वाले नट बोल्ट की साइज होती है M16/60 mm तथा इसे 200 न्यूटन मीटर से टॉर्क किया जाता है। बेस प्लेट के इस गोल छेद को ध्यान से देखें, इसमें लगी प्लेट पे कोई उभार तो नहीं आ रहा है। यदि ऐसा दिखाई देता है तो बेस प्लेट को खोल कर देखें, कहीं सेंट्रल पिन नीचे की तरफ तो नहीं खिसक गई है। यदि पिन नीचे की तरफ खिसकी हुई है तो उस कोच को सर्विस में ना चलाएं। सपोर्ट प्लेट के इस छेद से इलेक्ट्रोमैटिक पैड जितने भी नजर आते उनको जांच करें, कहीं कोई पैड क्रैक तो नहीं है। यदि क्रैक है तो ऐसे ड्राफ्ट गियर को बदलना अनिवार्य है। सपोर्ट प्लेट में लगे सारे नट बोल्ट्स को चेक करें, ये नट बोल्ट्स ढीले नहीं होने चाहिए। इनमें लगने वाले नट बोल्ट भी M16/60 mm के होते हैं तथा इनकी टॉर्किंग भी 200 न्यूटन मीटर से होती है। विभिन्न प्रकार के ड्राफ्ट गियर। ड्राफ्ट गियर के मुख्य भागों के नाम इस प्रकार है। 1 नंबर हाउसिंग, 2 नंबर फ्रंट फोक जिसे बफ प्लेट भी कहते हैं, 3 नंबर इलेक्ट्रोमैटिक पैड, 4 नंबर नट, 5 नंबर फ्रंट वेयर प्लेट, 6 नंबर रियर वेयर प्लेट, 7 नंबर काउंटर संक स्क्रू, 8 नंबर गाइड रॉड जिसे FTIL में कहते हैं तथा एस्कॉर्ट्स में इसे फोक मेन बोल्ट भी कहते हैं। ड्राफ्ट गियर के पिछली तरफ से लगे गाइड रॉड या फोक मेन बोल्ट को भी चेक करें, कहीं वो टूटा तो नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई दोष पाया जाता है तो कोच को रेक से निकाल दे तथा उसका गहन परीक्षण करे और ड्राफ्ट गियर बदल दे। ड्राफ्ट गियर के ऊपर ट्रफ फ्लोर की प्लेट को चेक करें, कहीं उसमें कोई क्रैक तो नहीं है। यदि CBC के ऊपर ट्रफ फ्लोर संबंधी दोष है तो कोच को गहन तरीके से जांच करे तथा कोच को सर्विस से निकाल दे। कोच के ट्रफ फ्लोर को अच्छी तरह से चेक करें, कहीं हेडस्टॉक, सोल बार, क्रॉस चैनल में कोई क्रैक या जंग तो नहीं लगी है। यदि है तो उसे अटेंड करें। बोगी एक्सल को चेक करें, कहीं इसमें कोई क्रैक तो नहीं है या यह मुड़ा तो नहीं है। मुड़ा होने की स्थिति में दो पहियों के बीच की दूरी को व्हील डिस्टेंस गेज के द्वारा 3 स्थानों पर नापें। दो पहियों के बीच की दूरी 1600 ± 1 mm होनी चाहिए। यदि अंतर मिलता है तो पहिया बदल दें। एक्सेल बॉक्स को नीचे की तरफ से चेक करें, कहीं कंट्रोल आर्म के दोनों हाफ को जोड़ने वाले नट बोल्ट ढीले तो नहीं है। यदि ढीले पाए जाते हैं तो नए नाइलॉक नट के साथ उसे बदल दें। कंट्रोल आर्म में लगने वाले नट बोल्ट की साइज है M16/70 mm तथा इसमें टॉर्क 170 न्यूटन मीटर की होती है। इसके बाद प्राइमरी डैम्पर को चेक करें, इसके नट जाम हो तथा इसमें कोई लीकेज ना हो। प्राइमरी डैम्पर में लगने वाला नट M16 का होता है तथा इसका टॉर्क 100 न्यूटन मीटर होता है। बियरिंग के बैकिंग रिंग को चेक करने के लिए बियरिंग की बैकिंग रिंग को हाथ से घुमाकर चेक करें। बाएं चित्र में बियरिंग के बैकिंग रिंग को दर्शाया गया है तथा दाएं चित्र में पीला निशान बैकिंग रिंग लूज के चिन्हों को दर्शा रहा है। इसके बाद हम व्हील के प्रोफाइल को चेक करेंगे। जरूरत पड़ने पर व्हील डिफेक्ट गेज से चेक करें। किसी भी प्रकार का व्हील दोष यदि निर्धारित सीमा से अधिक है तो कोच को तुरंत निकालकर व्हील को बदल दे, अन्यथा पहिए के टूटने तथा बेरिंग के खराब होने की संभावना बनी रहती है। अब एक्सल पे लगे हुए ब्रेक डिस्क की जांच करें। सबसे पहले उसके माउंटिंग बोल्ट चेक करें। ब्रेक डिस्क के सामने की रिंग को चेक करें, कहीं कोई ग्रेजिंग की निशान तो नहीं है। यदि है तो कैलिपर के बुश एवं पिन को चेक करें तथा बदले। किसी भी परिस्थिति में ऐसे दोष के साथ न चलाएं, अन्यथा रास्ते में ब्रेक लगते समय कैलिपर या ब्रेक डिस्क के टूटने का खतरा बना रहता है। यह ब्रेक डिस्क की कूलिंग फिन्स है। ब्रेकिंग के समय उत्पन्न ऊष्मा को निकालने के लिए बनाया गया है। कूलिंग फिन्स को चेक करें, कहीं वो टूटी या क्रैक तो नहीं है। 2 लगातार टूटी हुई कूलिंग फिन्स को चलाया जा सकता है। 2 से ज़्यादा लगातार टूटी हुई कूलिंग फिन्स वाले पहिए को सर्विस में ना चलाएं। एक एक करके 2 से ज़्यादा जगह पर हो तब भी चलाया जा सकता है। ब्रेक डिस्क के दोनों तरफ की सतह को चेक करें, कहीं कोई दरार या अन्य दोष तो नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रेक डिस्क में उत्पन्न होने वाले क्रैक इस प्रकार है। 1 नंबर पेनिट्रेटिंग क्रैक एक तरफा, 2 नंबर पेनिट्रेटिंग क्रैक दोनों तरफ, 3 नंबर इंसिपेंट क्रैक, 4 नंबर सरफेस क्रैक, 5 नंबर स्कोरिंग, 6 नंबर हॉलोवेयर, 7 नंबर स्प्लिंटरिंग और 8 नंबर हॉटस्पॉट। ब्रेक डिस्क के माउंटिंग बोल्ट जो कि एक्सल के हब एवं डिस्क के बीच में लगे हैं वो चेक करें,
कहीं कोई बोल्ट ढीला तो नहीं है, यदि है तो ऐसे पहिए को निकाल दें। अब ब्रेक डिस्क की माउंटिंग लग्स को चेक करें, यदि इनमें कोई दरार या टूटा हुआ पाया जाता है तो ऐसे पहिए को बदल दें। ब्रेक डिस्क एवं एक्सल को चेक करें, यदि कोई गैप या ढीला होने का संकेत दिखाई देता है तो ऐसे एक्सल को अलाउ ना करें। इसके बाद हम ब्रेक सिलेंडर तथा कैलिपर को चेक करेंगे। ब्रेक कैलिपर के एच हैंगर, उसके बोल्ट्स चेक करें। ब्रेक पैड होल्डर की सेंटर पिन को चेक करें। कैलिपर यूनिट की सेंटर पिन का नट चेक करें। ब्रेक कैलिपर के माउंटिंग के नट बोल्ट को चेक करें, ये ढीला नहीं होना चाहिए। इसमें लगने वाले नट बोल्ट M16/65 mm होते हैं तथा इसके नट को 170 न्यूटन मीटर से टॉर्क किया जाता है। ब्रेक सिलेंडर यूनिट के ऊपर और नीचे दोनों के बोल्ट चेक करें, ये ढीले बिल्कुल भी ना हो। अब हम बोगी फ्रेम का परीक्षण करेंगे। यह बोगी का क्रॉस बीम है, इसकी सारी वेल्डिंग्स को अच्छी तरह से चेक कर ले। साथ ही साथ इसमें यदि कोई जंग लगा है या क्रैक है उसे भी ध्यान से देखें। क्रॉस बीम के निचले भाग से भी सारी वेल्डिंग्स को अच्छी तरह से चेक करें। साथ ही सेफ्टी वायर रोड तथा उसकी स्प्लिट पिन को चेक करें। यह सेफ्टी वायर रोड बोगी क्रॉस बीम तथा बोल्स्टर में जुड़ी होती है। बोगी के दोनों क्रॉस बीम पर एक स्क्वायर फ्रेम फिट की गई है। स्क्वायर फ्रेम को चेक करें, इसके नट बोल्ट ढीले नहीं होने चाहिए। इनमें लगने वाले नट बोल्ट M20/100 mm के होते हैं तथा 340 न्यूटन मीटर की टॉर्किंग होती है। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल बम स्टॉप में लगे ब्लॉक को चेक करें, कहीं वो हिल तो नहीं रहा है। अंदर के पैड एवं हाउसिंग में ज़्यादा घिसा होने के कारण ब्लॉक हिलने लगता है तथा क्लियरेंस बिगड़ जाता है। लॉन्गिट्यूडनल बम स्टॉप की माउंटिंग 4 एलन बोल्ट से की जाती है। इसे चेक करें, कहीं ये ढीले तो नहीं हो गए। यदि ढीला पाया जाता है तो इसे कस दे। लॉन्गिट्यूडनल बम क्लियरेंस 8 + 5 - 2 मिलीमीटर होता है। यदि सीमा से अधिक अंतर मिलता है तो कोच को सिकलाइन में ले जाकर लिफ्टिंग करके इसे सुधारा जा सकता है। साथ ही लेटरल बम स्टॉप चेक करें, जो कि फ्रेम के साथ ट्रैक्शन सेंटर हाउसिंग असेंबली के दोनों तरफ फ्रेम से लगे रहते हैं। लेटरल बम स्टॉप चेक करते समय देखें कि कहीं उसका रबर तो नहीं फट गया तथा मेटल पीस की वेल्डिंग तो नहीं निकल गई है। लेटरल बम स्टॉप में लगने वाले नट बोल्ट M16/100 mm होते हैं तथा इसे 170 न्यूटन मीटर से टॉर्क किया जाता है। लेटरल बम स्टॉप की क्लियरेंस की लिमिट 25 ± 5 mm सेंटर पिवोट के दोनों तरफ। अब ट्रैक्शन लीवर चेक करेंगे। ट्रैक्शन लीवर को ट्रैक्शन लिंक भी कहते हैं। ट्रैक्शन लीवर जहां बोगी के साथ जुड़ता है वहां M24/150 मिलीमीटर का बोल्ट लगता है तथा उसे 540 न्यूटन मीटर से टॉर्क किया जाता है। ट्रैक्शन रॉड को अच्छी तरह से चेक करें, कहीं इसमें कोई वेल्डिंग की क्रैक तो नहीं है या जंग लगकर कोई क्रैक नहीं आ गया है। ट्रैक्शन रॉड के साइलेंट ब्लॉक में 8 mm तक के गहराई का क्रैक चलाया जा सकता है। यदि क्रैक ज्यादा है तो ट्रैक्शन लिंक बदल। ट्रैक्शन लीवर जहां ट्रैक्शन सेंटर से जुड़ता है वहां M24/200 mm का बोल्ट लगता है तथा इसे भी 540 न्यूटन मीटर से टॉर्क किया जाता है। ट्रैक्शन लीवर के नट बोल्ट चेक करें, यदि कोई नट ढीला पाया जाता है तो उसे नए नायलॉक नट के साथ बदल दे। ट्रैक्शन सेंटर बोगी बोल्स्टर में नीचे की तरफ M16/70 mm के बोल्ट से जुड़ा होता है। इन्हें चेक करें, कहीं ये ढीले तो नहीं है। यदि ढीला पाया जाता है तो इसे बदल दे। इनमें लगने वाला टॉर्क 170 मीटर का होता है। ट्रैक्शन सेंटर के साइलेंट ब्लॉक को अच्छी तरह से चेक करें। इसमें दरार 6 mm की गहराई तक चलाई जा सकती है। यदि 6 mm से ज़्यादा गहराई हो तो ट्रैक्शन सेंटर बदल दें। इसके बाद हम रोलिंग को चेक करेंगे। एक ट्रॉली में 2 रोलिंग लगी होती है जो कि एंटी रोल बार फोक एवं बोल्स्टर के साथ लगी रहती है। इनके बोल्ट को चेक करें, कहीं ये ढीले तो नहीं है। ढीले होने पर नया नायलॉक नट बदल दे। इनमें लगने वाला बोल्ट की साइज M24/100 mm होती है तथा ये 590 न्यूटन मीटर पर टॉर्क किए जाते हैं। एक रोलिंग में 2 साइलेंट ब्लॉक होते हैं। इन्हें चेक करें, कहीं साइलेंट ब्लॉक में कोई क्रैक तो नहीं है या वह अपनी जगह से खिसक तो नहीं गया। रोलिंग साइलेंट ब्लॉक में 10 mm तक की गहराई का क्रैक चलाया जा सकता है। यह एंटी रोल बार का फोक है तथा यह फिक्सिंग ब्लॉक है। यह एंटी रोल बार के दोनों तरफ होते हैं। इन बोल्टों को चेक करें, कहीं कोई बोल्ट ढीला तो नहीं है। यदि कोई बोल्ट ढीला पाया जाता है तो उन्हें 170 न्यूटन मीटर से टॉर्क करें और लॉकिंग प्लेट को बैंड कर दे। फिक्सिंग ब्लॉक में लगने वाले बोल्ट की साइज M16/160 mm होती है
तथा इसे 170 न्यूटन मीटर पर टॉर्क किया जाता है। एंटी रोल बार फिक्सिंग ब्लॉक में ग्रीजिंग करने के लिए इस बोल्ट को निकालकर ग्रीजिंग की जाती है। एंटी रोल बार फिक्सिंग ब्लॉक को नियमित अंतराल से ग्रीजिंग करते रहे। एंटी रोल बार को पूरी तरह से देखें, कहीं कोई क्रैक नजर तो नहीं आ रही है। यदि कोई क्रैक नजर आता है तो एंटी रोल बार को बदल दे। एंटी रोल बार को हिलाकर देखिए, कहीं एंटी रोल बार लूज तो नहीं है। यदि एंटी रोल बार लूज पाया जाता है तो फिक्सिंग ब्लॉक का बोल्ट निकाल कर उसे ग्रीजिंग करें। यह बोस्टो क्लियरेंस है जो कि 95 +0 -5 mm तक होनी चाहिए। अब हम सेकेंडरी सस्पेंशन को देखेंगे। यह सेंटरिंग डिस्क के नीचे लगी हुई माइनर पैड है, जिसे चेक करते हुए ये देखें कहीं इसमें कोई क्रैक तो नहीं नजर आ रहा या ये पिचक तो नहीं गई। यदि ऐसा है तो इसे बदलना जरूरी है। इसके बाद बोस्टर स्प्रिंग चेक करें। बोस्टर स्प्रिंग आउटर, बोस्टर स्प्रिंग इनर तथा रबर स्प्रिंग चेक करें। यदि कोई बोस्टर स्प्रिंग टूटी हुई पाई जाती है तो इसे बदलना जरूरी है। बोस्टर स्प्रिंग को चेक करते हुए अंदर बोल्स्टर डोम की तरफ जाएंगे। बोल्स्टर डोम को अंदर की तरफ से टॉर्च से सही ढंग से चेक करें, कहीं ऊपरी प्लेट की वेल्डिंग क्रैक तो नहीं हुई है। यदि बोल्स्टर डोम में कोई क्रैक पाया जाता है तो बोल्स्टर बदलना अनिवार्य है। अब सेकेंडरी लैटरल डैम्पर चेक करेंगे। एक बोगी में एक सेकेंडरी लैटरल डैम्पर होता है। सेकेंडरी लैटरल डैम्पर को चेक करते हुए ये देखें कि कहीं इसमें कोई लीकेज तो नहीं है या इसका कोई माउंटिंग बोल्ट लूज नहीं है। यदि कोई बोल्ट लूज पाया जाता है तो इसे टॉर्क कर दें। यदि कोई बोल्ट मिसिंग पाया जाता है तो इसे M12/55 के बोल्ट से बदल दें तथा 70 न्यूटन मीटर पर टॉर्क करें। सेकेंडरी लैटरल डैम्पर को हिलाकर देखें, कहीं इसके साइलेंट ब्लॉक लूज तो नहीं हो गए। यदि लूज हो गए हो तो सेकेंडरी लैटरल डैम्पर को बदल दें। सेकेंडरी लैटरल डैम्पर के फिटमेंट के दौरान इसके ऊपर लगे हुए दिशा निर्देश स्टिकर के अनुसार ही इसे फिट करें। इसी तरह बोगी के अगले हिस्से को भी चेक करें। आगे बढ़ते हुए हम कोच के ट्रफ फ्लोर तथा क्रॉस बार्स सभी वेल्डिंग्स को चेक करते हुए बढ़ेंगे। ब्रेक एक्सीलेटर के माउंटिंग बोल्ट्स चेक करेंगे तथा ब्रेक पैनल पर लगे हुए फिक्सिंग बोल्ट्स को चेक करें, कहीं ये ढीले तो नहीं है। यदि ये ढीले है तो इसे नए नायलॉक नट से बदलकर कस दें। पानी की टंकियाँ जो कि अंडर फ्रेम में ब्रैकेट पर लटकाई हुई रहती है, इसके माउंटिंग ब्रैकेट, माउंटिंग बोल्ट, सेफ्टी वायर रोप को चेक करें। यदि कोई टूटा हुआ पाया जाता है तो उसे बदल दे या ढीला पाया जाता है तो उसे कस दे। वाटर टैंक माउंटिंग ब्रैकेट के वेल्डिंग को चेक करें। यदि इसमें कोई क्रैक पाया जाता है तो आवश्यकता अनुसार वेल्डिंग करें या उसे सिक करें। इस तरह कोच को पिट लाइन से चेक करते हुए हम कोच की दूसरी तरफ निकलेंगे। फॉल प्लेट को चेक करते हुए साइड माउंटिंग बोल्ट, रोलर, इनसाइड माउंटिंग बोल्ट, लग्स, लग पिन, लग की वेल्डिंग चेक करें। फॉल प्लेट स्प्रिंग तथा फॉल प्लेट स्प्रिंग स्टॉपर बोल्ट चेक करें। इनमें कोई त्रुटियां या कमी पाई जाए तो उसकी आपूर्ति करें। अब हम कोच के साइड से परीक्षण करेंगे। CDTS के माउंटिंग बोल्ट चेक करें जो कि M10/35 mm होते हैं। CDTS के माउंटिंग ब्रैकेट की वेल्डिंग चेक करें जो सोल बार के साथ होती है। साथ ही फुट स्टेप के लग की वेल्डिंग भी चेक करें। फुट स्टेप को हिलाकर देखें, कहीं ये लूज तो नहीं है। यदि लूज है तो इसके नट बोल्ट कस दें। ट्रॉली के कॉर्नर पर लगे रोटेशन लिमिटर की पिन एवं स्प्लिट पिन, वॉशर तथा रोलर को चेक करें। यदि जाम है तो उसमें तेल डालकर फ्री करें। व्हील डिस्क को हैमरिंग करें। यदि कोई डल साउंड सुनाई देता है तो व्हील डिस्क की बारीकी से जांच करें, कहीं कोई क्रैक तो नहीं है। व्हील डिस्क के क्रैक होने पर व्हील के टूटने की संभावना होती है। इसके बाद व्हील ट्रेड को व्हील दोष के लिए चेक करें। यदि कोई दोष लिमिट के बाहर पाया जाता है तो कोच को सिक करें। विभिन्न प्रकार के व्हील शेलिंग को चित्र में दर्शाया गया है। शेल ट्रेड व्हील को अलाउ करने की परिस्थिति में व्हील के टूटने की संभावना तथा कंट्रोल आर्म के नट बोल्ट के टूटने की भी संभावना बढ़ जाती है। प्राइमरी डैम्पर को चेक करेंगे, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है या इसका नट लूज तो नहीं है। लिफ्ट स्टॉप पिन तथा इसकी स्प्लिट पिन को चेक करें। कंट्रोल आर्म के अपर हाफ एवं लोअर हाफ को जोड़ने वाले नट बोल्ट को चेक करें, कहीं ये ढीले तो नहीं है। यदि ढीला पाया जाता है तो नए नाइलॉक नट से बदल दें। कंट्रोल आर्म में लगने वाले नट बोल्ट की साइज है M16/70 तथा इसके ऊपर टॉर्क 170 न्यूटन मीटर का होता है। कंट्रोल आर्म के सामने से लगे हुए अर्थिंग डिवाइस के नट बोल्ट को चेक करें, कहीं ये ढीले तो नहीं है।
यदि ढीला पाया जाता है तो इसे 170 न्यूटन मीटर के टॉर्क से टॉर्क करें। अर्थिंग डिवाइस कवर पे लगने वाले बोल्ट की साइज है M16 बाई 50 mm। अब प्राइमरी स्प्रिंग में आउटर तथा इनर स्प्रिंग को चेक करें, कहीं टूटी तो नहीं है। इसके बाद लोअर कंट्रोल आर्म के निचले हिस्से में 2 होल बनाए गए हैं जिसे वीपिंग होल कहते हैं। इसे साफ करें। यदि इस वीपिंग होल से ग्रीस निकलता हुआ दिखाई दे, उस एक्सेल बॉक्स के कवर को खोलकर चेक करें कि बेरिंग की ग्रीस तो नहीं निकल रही या इसके सील तो डैमेज नहीं है। ऐसी बेरिंग को सर्विस में ना भेजें। कंट्रोल आर्म साइलेंट ब्लॉक को चेक करें, कहीं ये अंदर या बाहर की ओर खिसक तो नहीं गया या इसमें कोई क्रैक या दरार तो नहीं आ गई। अगर ये बाहर या अंदर की ओर खिसक गया हो, ऐसे कंट्रोल आर्म को बदलना अनिवार्य है, या इसकी क्रैक 10 mm से ज़्यादा गहराई में गई हो तो भी इसे बदलना अनिवार्य है। कंट्रोल आर्म साइलेंट ब्लॉक की पिन तथा ट्रॉली फ्रेम ब्रैकेट के बीच में फिटिंग को चेक करें। यदि गैप मिलता है तो निचले ब्लॉक को टाइट करें। यदि फिर भी गैप रहता है तो कंट्रोल आर्म बदल दें। कंट्रोल आर्म फिक्सिंग ब्लॉक में लगने वाले बोल्ट की साइज है M20 बाई 100 mm तथा इसे 340 न्यूटन मीटर पर टॉर्क किया जाता है। इसके बाद बोगी को बाहर से देख ले, कहीं कोई क्रैक या वेल्डिंग फेलियर तो नहीं नज़र आ रही है। अब हम बोगी बॉडी कनेक्शन को चेक करेंगे। बोगी बॉडी कनेक्शन के वेल्डिंग को चेक करें, साथ ही आई बोल्ट की पिन तथा उसकी स्प्लिट पिन तथा आई बोल्ट के नट तथा उसके स्प्लिट पिन को चेक करें। अब हम सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर चेक करेंगे। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर के नट बोल्ट्स ढीले ना हो तथा इसमें कोई लीकेज ना हो। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर में लगने वाले बोल्ट की साइज है M12 बाई 100 mm जो ऊपर लगते हैं तथा M12 बाई 70 mm जो नीचे लगते हैं। इन दोनों की टॉर्किंग 70 न्यूटन मीटर पर की जाती है। बोल्स्टर ड्रम की ऊपरी प्लेट की वेल्डिंग को चेक करें, कहीं ये टूटी या खुली हुई तो नहीं है। यदि ऐसा है तो बोल्स्टर बीम को बदलना होगा। सेकेंडरी स्प्रिंग को चेक करेंगे। सेकेंडरी आउटर, सेकेंडरी इनर तथा सेकेंडरी रबर स्प्रिंग को चेक करें, कहीं कोई टूटा फूटा ना हो। सेकेंडरी स्प्रिंग अगर टूटी है तो उसे बदलना जरूरी है। अब बोल्स्टर ड्रम को अंदर से चेक करें, सेकेंडरी स्प्रिंग इसके मध्य भाग में बैठी है या नहीं। यदि वह एक तरफा हो गई तो लैटरल बम्प क्लियरेंस अथवा लॉन्गिट्यूडनल बम्प क्लियरेंस में कहीं गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद यॉ डैम्पर चेक करेंगे। यॉ डैम्पर के ब्रैकेट के ऊपर लगे हुए बोल्ट्स कोई लूज ना हो तथा यॉ डैम्पर कहीं लीकेज ना हो। यॉ डैम्पर के फिटमेंट के दौरान इसके ऊपर लगे हुए दिशा निर्देश स्टिकर के अनुसार ही इसे फिट करें। यॉ डैम्पर पे लगने वाले नट बोल्ट की साइज है M16 बाई 120 mm तथा इसे 170 न्यूटन मीटर से टॉर्क किया जाता है। यॉ डैम्पर को हिलाकर देख ले, कहीं इसके साइलेंट बुश वर्न आउट तो नहीं हो गए। यदि हो गए हो तो यॉ डैम्पर बदल दे। इसके बाद कोच पर लगे हुए वाई ब्रैकेट की सोलवार के साथ वेल्डिंग की जगह पर चेक करें, कहीं कोई क्रैक तो नहीं है। यह डैम्पर उल्टा लगाने की परिस्थिति में यहाँ क्रैक उत्पन्न हो सकता है। अब अर्थिंग डिवाइस के रेजिस्टेंस, केबल तथा उसके बोल्ट्स को चेक करें, कहीं ढीले तो नहीं है। यदि ढीले हो तो उसे कस दे। पानी की टंकी के ढक्कन पर लगे हुए सारे नट बोल्ट्स चेक करें। यदि कोई नट बोल्ट लूज पाया जाता है तो उसे कस दे। ब्रेक इंडिकेटर के माउंटिंग बोल्ट्स चेक करें, यदि लूज पाया जाए तो उन्हें कस दें। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम फोनिक व्हील के कवर के नट बोल्ट्स चेक करेंगे। स्पीड सेंसर तथा जंक्शन बॉक्स के माउंटिंग बोल्ट्स चेक करेंगे। इसके बाद हम एयर बैग के पैनल के नट बोल्ट्स चेक करें। यदि कोई नट बोल्ट लूज पाया जाए तो उसे कस दे। इसी तरह हम बाकी सारे कोचों की परीक्षण करेंगे।